सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में चैप्टर 2 विलियन था। विलियन हमारा चल रहा है। इसमें आज हम सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं, जिसमें हम हेनरी का नियम और राउल्ट के नियम को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों रूल्स को हम बताने वाले हैं आज। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार ऐसी वीडियो चाहिए जो कि हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं, तो आपको लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और देख लीजिए कि यदि आपने बिलियन चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है, ठीक है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने मोलरता और नॉर्मलता को क्लियर कर दिया है। ठीक है, एक टॉपिक हमारा इससे पहले बचा है मोल प्रभाज। ठीक है, उसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि वो एक ही टॉपिक है, वो हम बताने वाले हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मोल प्रभाज को एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्योंकि हेनरी के नियम में ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मैथ्स के वीडियो मिल जाएंगे और फिजिक्स के वीडियो मिल जाएंगे और केमिस्ट्री के टोटल वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, और यदि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर भी कोई भी क्वेश्चन आप हमसे कर सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हेनरी का नियम होता क्या है? ठीक है, चलिए हेनरी का नियम लिख लेते हैं, हेडिंग हेनरी का नियम। ठीक है, इंग्लिश में बोल सकते हैं हम हेनरी लॉस। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? हेनरीज लॉ। इंग्लिश में नियम को बोलते हैं लॉ। ठीक है, चलिए इसको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है ये, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंपल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इस नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार? हेनरी के नियम के अनुसार। तो इस नियम के अनुसार, ठीक है, होता है, देखिए हम बोल देते हैं एक बार, इस नियम के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो देखिए हमने इसकी परिभाषा लिख ली है, ये डेफिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब, अब आप दाब को जानते हैं कि पी से प्रदर्शित करते हैं या पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा कि दाब को क्या बोलते हैं? पी से दिखाते हैं इसे। ठीक है, तो किसी गैस का आंशिक दाब बिलियन में, बिलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात, बिलियन में गैस के मोल प्रभाज। अब देखिए हमने बता दिया कि मोल प्रभाज अभी हमने आपको नहीं कराया है, क्योंकि वो एक ही टॉपिक रह गया है जो कि इससे पहले है, तो वो हम करा देंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि इसे एक्स से डिनोट करते हैं। पता लग गया आपको कि मोल प्रभाज को किससे डिनोट करेंगे? एक्स से प्रदर्शित करेंगे। तो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। एक बार और देख लीजिए, इस नियम के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब, अब देखिए हम सॉल्व करेंगे पी। ठीक है, आप कोशिश करिएगा कि इस रेड पेन का यूज़ मत करिएगा। हम कोई भी पेन यूज़ करें तो उसका पेन आप एग्जाम में कभी भी यूज़ मत करिएगा। ठीक है, आप ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करिएगा। ठीक है, तो देखिए इस नियम के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब पी बिलियन में गैस के मोल प्रभाज यानी एक्स है, एक्स के समानुपाती होता है। समानुपाती चिन्ह जानते हैं, ये होता है। ठीक है, यदि आपने ये सूत्र भी याद कर लिया तो उसके बाद भी आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो आपको पता है कि एक स्थिरांक आता है। क्या स्थिरांक आता है? देख लीजिएगा, P इज इक्वल टू के एच। ठीक है, क्या आता है? के एच आता है, और एक्स इसी प्रकार देता है। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है के, या स्थिरांक, जो मर्जी बोल सकते हैं आप, एक्स। बाकी सब ऐसी है। जहां पर, कहां पर? जहां पर के एच बराबर क्या होगा? हेनरी स्थिरांक होगा, क्योंकि हेनरी का नियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या होगा? हेनरी स्थिरांक। तो देखिए एक बार इसको और समझा देते हैं कि इस नियम के अनुसार, देख लीजिए कि इस नियम के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब पी है, किसी गैस का आंशिक दाब बिलियन में गैस के मोल प्रभाज एक्स है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो इसके समानुपाती हमें ये दिख रहा है। ठीक है, अब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक स्थिरांक या नियतांक आता है के एच, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेनरी स्थिरांक।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको हेनरी का नियम क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं राउल्ट का नियम। ठीक है, क्या बताते हैं? राउल्ट का नियम। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद में आपको समझाएंगे। चलिए तो देखिए स्टूडेंट, हमने लिख लिया है राउल्ट का नियम। ठीक है, लिख लिया हमने राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम के अनुसार पढ़ लेते हैं इसे। राउल्ट के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर हमारा ताप जो है वो स्थिर रहेगा। ठीक है, पहली कंडीशन ये। बाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, जिसको क्या बोलते हैं? पी। ठीक है, पी बोलते हैं। दाब पी शुद्ध अवयव के बाष्प दाब बे मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को एक्स बोलते हैं, बता दिया है, एक्स से प्रदर्शित करते हैं, मतलब के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम सूत्र से समझाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राउल्ट के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, इतना क्लियर है? बाष्पशील द्रवों के विलयन में, क्लियर है ना? बाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, दाब क्या है? पी। और किसका है? अवयव का, तो ए आएगा। ठीक है, अवयव का आएगा, मतलब ए आएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अवयव बोला तो ए जरूर आएगा, दाब के साथ बोल दिया ना कि प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब बोल दिया हमें, तो अवयव बोला है तो ए आएगा, और दाब को पी से करते हैं, पता है, डिनोट। इज इक्वल टू शुद्ध अवयव के बाष्प दाब बे मोल प्रभाज, शुद्ध अवयव के बाष्प दाब, ध्यान रखिएगा, शुद्ध अवयव का बाष्प दाब क्या होगा? वही होगा ना भाई, पी ए। पी ए तो ही होगा, बस शुद्ध अवयव का बाष्प दाब लग गया तो ये लग जाएगा। और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। अब मोल प्रभाज क्या है हमारा? एक्स। भैया मोल प्रभाज में अवयव तो आएगा ना, तो ए तब भी आएगा। ठीक है, तो अवयव देखिए बोला तीनों में, बाद देखिए अवयव के बाष्प दाब मोल प्रभाज, अवयव तो आया तो एक आएगा जरूर, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको समझ लीजिए एक बार। राउल्ट के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर बाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, अवयव का आंशिक दाब पी ए। देखिए दाब तो खाली पी होता है, लेकिन अवयव का आंशिक दाब ए लगेगा। इज इक्वल टू शुद्ध अवयव के बाष्प दाब, शुद्ध अवयव का बाष्प दाब, देखिए प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब खाली ए होगा, और शुद्ध अवयव का बाष्प दाब ए के ऊपर ये लग जाएगा। ठीक है, इज अवयव के बाष्प दाब मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब मोल प्रभाज के साथ खाली अवयव होगा, केवल अवयव होगा, तो उसके साथ ए लगेगा केवल। अब आपको समझ में इतना आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए इतना समझ में आ गया। अब हमसे कभी यही पेपर में पूछ लेता है कि इसका गणितीय रूप की भी व्याख्या कीजिए, तो गणितीय रूप को देख लेते हैं। ये किसका है? हमारा इसका है। ठीक है, परिभाषा का। इसे देख के आप ये डेफिनेशन पूरी लिख सकते हैं। बे विलायक का आंशिक दाब बाष्प दाब। अब हम विलायक का भी देख लेते हैं। ठीक है, विलायक का बाष्प दाब। ठीक है, विलायक का बाष्प दाब। अब विलायक का बाष्प दाब के लिए क्या लगेगा? देखिए यहाँ पर था विलयन का अवयव का आंशिक दाब, यहाँ बोला विलायक का बाष्प दाब, तो देखिए बाष्प दाब बोला पी लगेगा। ठीक है, लेकिन विलायक का बोला तो बी लगेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल टू पी बी। देखिए इसको आप एंगस्टोन बोल सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में इसको एंगस्टोन बोलते हैं। ठीक है, फिजिक्स में बोलते हैं। अब यहाँ पर तो आप पता लगा सकते हैं, याद कर लीजिए या तो। ठीक है, एक्स बी आएगा। देखिए जो ये है वही लिखा है, लेकिन यहाँ पे बोला है विलायक का तो केवल बी लग जाएगा, और बाकी सेम है। ठीक है, इसको मान सकते हैं आप समीकरण 2। अब देखिए कुल दाब कितना होगा? ये तो हमारा पी ए, ये पी बी है, तो कुल दाब कितना होगा? कुल दाब, कुल दाब जो होगा हमारा पी होगा, क्या होगा? पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। रेड पेन का यूज गलती से मत कर दीजिएगा एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। तो पी हमारा इसी प्रकार रहेगा, इज इक्वल टू पी ए के स्थान पर पी ए की वैल्यू रख दीजिए बस, क्या है? पी ए। हम बोल सकते हैं कि इसको आप एंगस्टोन बोल सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में एंगस्टोन बोलते हैं। ठीक है, और एक्स ए प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, प्लस पी वी की वैल्यू ये है पी बी और एक्स बी। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए। अब यहाँ पर एक चीज रखिएगा, यहाँ से जो हमने सिद्ध करा ये गणितीय रूप है। ठीक है, राउल्ट के नियम का क्या है? ये गणितीय रूप, क्योंकि एग्जाम में बोल सकता है कि राउल्ट के नियम को गणितीय रूप में व्याख्या कीजिए, तो आपको ये परिभाषा लिख देनी है और गणितीय रूप ही हमारा इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों नियम बहुत आसानी से क्लियर हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड
करते रहते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं, या आपका कोई टॉपिक है जिस पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है या डाउट हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या पर इंस्टा पर फॉलो करके इंस्टा पर आप हमें बता सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हम उसको सॉल्व करके आपके पास भेज देंगे। आप 9th 10th 11th 12th कोई भी क्लास के हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये बिलियन जो चैप्टर हमारा इसका सेकंड पार्ट बनाया था, इसके बाद हम थर्ड पार्ट बनाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर को हम पूरा क्लियर करेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक सारे टॉपिक बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 2 था जिसमें हमने 2 क्वेश्चनों को क्लियर कर दिया है। इसके बाद हम पार्ट 3 बताएंगे जिसमें परासरण, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, परासरण दाब, इसको बताने वाले हैं। और मोल प्रतिभाज एक टॉपिक रह गया है, तो उसको भी हम बताएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।